वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 और आज का जो लेक्चर है वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर 4 के। ये है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नेम था डायनेमिक्स। तो इसके जितने भी लेक्चर थे वो हम कवर कर चुके हैं और अब हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बारी है। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें वो है कि वाई लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन और टाइटनर्स ऑफ व्हीकल्स टायर। अब जब हमने कभी भी जो नट वगैरह होता है उसको टाइट करना होता है तो हम एक स्पैनर यूज़ करते हैं जिसको आप बोलते हो रेंच उर्दू में। अब वो हम बड़ा वाला ही क्यों यूज़ करते हैं और जो छोटा वाला रेंच होता है वो सूटेबल क्यों नहीं होता, ठीक है, उसको हम यूज़ क्यों नहीं करते। बेसिकली वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप बड़ा वाला रेंच यूज़ करते हो, छोटा रेंच क्यों यूज़ नहीं करते। अब ये मैंने कोशिश की रेंच बनाने की। अब ये आपके पास क्या है, बड़ा वाला रेंच है और ये आपके पास क्या है, छोटा रेंच है। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ फिक्स्ड होती है। कभी आप रेंच को देखना, एक इसके ना दो ऐसे करके मुँह होते हैं। एक मुँह जो होता है इसका ये फिक्स होता है और ये मूव कर सकता है। जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मूवमेंट आर्म। अब ये मूवमेंट आर्म ज़्यादा है और इसका मूवमेंट आर्म अगर आप देखो डिस्टेंस जो है वो इसका छोटा है। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होता है उतनी टॉर्क प्रोड्यूस होती है, मतलब टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मूवमेंट आर्म के, ठीक है। क्योंकि आपने टॉर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ डी। तो अगर फिलहाल हम फोर्स नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं ये मूवमेंट आर्म होता है डिस्टेंस। आपका टॉर्क का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। अगर डिस्टेंस ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से रोटेट करता है, ज़्यादा रोटेट करता है। इसका डिस्टेंस ही कम है तो रोटेट भी कम करेगा। तो हम अगर किसी चीज़ को हमने टाइट करना है तो हमने उसको टाइट ऐसे गोल गोल घुमा के करते हैं। तो जब वो ज़्यादा रोटेशन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो कैसे उसको अच्छे से टाइट कर सकता है। इसीलिए इसका टॉर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से उसको गोल घुमा सकता है और अच्छे से उसको टाइट कर सकता है। अब ये इसका आंसर है कि ये तो हमने समझ लिया कि होता क्या है। अब है वाई वी यूज़ लॉन्ग स्पैनर। हम लॉन्ग स्पैनर यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स बनती है। क्यों ज़्यादा फोर्स बनी, क्योंकि ये ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा हुई, और टॉर्क ज़्यादा हुई तो फोर्स के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन, ऑटोमेटिकली हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इट हेल्प्स यू यूज़ मोर फोर्स टू लूज़ टाइटली नट्स। तो जब हमने नट्स को टाइट करना होता है तो हमारी इसको यूज़ करने से ज़्यादा फोर्स लगती है। ईजियर टू ओपन, अगर हमने नट्स को जो है वो खोलना है तो इससे ईजिली खुल भी सकते हैं और हमें ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ती। खुद ब खुद उसका डिस्टेंस ज़्यादा, टॉर्क ज़्यादा खुद लगेगी, खुद ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो हमारी कोशिश जो होगी वो कम पड़ जाती है। वाई नॉट फॉर स्मॉल नट्स, क्यों नहीं, क्योंकि उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल है, हार्ड टू कंट्रोल। और वो छोटा सा होता है, वो जो कील है उसको ओवर टाइटन भी कर सकता है और उसको तोड़ भी सकता है, ठीक है। इसीलिए हम फिर जो होता है वो लार्ज जो स्पैनर होता है वो यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई डोर नोब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ द डोर। आपकी जो डोर के हैंडल होते हैं वो यहाँ पे ही क्यों लगे होते हैं, यहाँ डोर के एंड पे क्यों लगे होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो डोर के सेंटर पे लगे हुए हों। ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब इसका आंसर ये है, वही सेम आंसर है कि अगर आपके पास यहाँ पे हम लगाते हैं तो आपके पास यहाँ से डोर फिक्स होता है ना, फिर यहाँ से रोटेट करता रहता है, तो फिक्स पॉइंट से डोर तक का डिस्टेंस अब क्या है, ज़्यादा। अब अगर मैं इसको उठा के ऐसे सेंटर में लगा दूँगी, सॉरी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैंने उठा के इसको सेंटर में लगा दिया, तो फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कम। तो टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन होता है इसके साथ डिस्टेंस के साथ। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा। इस केस में जो डिस्टेंस है वो कम है तो टॉर्क भी कम। टॉर्क का क्या मतलब क्या है, रोटेशन कम होना, तो डोर हमारा ज़्यादा खुलेगा ही नहीं। तो व्हेन द डोर नोब इज़ एट एज, जब हमने उसको कोने पे लगाया हुआ है, एज पे लगाया हुआ है, तो डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम हिंज से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, विच रिजल्ट्स इन मोर टॉर्क, जिसकी वजह से ज़्यादा टॉर्क बनेगी, मेकिंग इट ईजियर टू ओपन द डोर। हमारे पास डोर ओपन ईजिली हो जाएगा। अगर हम मिडल में रखेंगे तो क्या होगा, इफ़ डोर नॉब इज़ एट मिडल, अगर ये मिडल में होगा, मिडल ऑफ डोर होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम हिंज इज शॉर्ट, डिस्टेंस शॉर्ट होगा, विच रिजल्ट्स इन लेस टॉर्क, जिसकी वजह से कम टॉर्क बनेगी, एंड मेकिंग इट हार्ड टू टर्न द नॉब, और हमारे पास नॉब को खोलना जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला है, इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर, अगर आप एक पर को फेंकते हो और एक बॉल को फेंकते हो एक ही हाइट से, ठीक है, ये हाइट है और आपने एक ही हाइट से पर को भी फेंका और आपने बॉल को भी फेंका, तो विच वन विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी कौन अचीव करेगा, विच वन ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और कौन सबसे पहले ग्राउंड पर आएगा। अब आप इसका आंसर करो। आपके पास एक तरफ आप एक पर को गिराते हो, ठीक है, एक पर को गिराया और एक तरफ आपने बॉल को गिराया। आप कौन सा सबसे पहले जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। आपको पता है कि जो बॉल है वो सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी। ऐसे ही होगा ना, पर आहिस्ता आहिस्ता आता है। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आती है ना उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ये बात याद रखनी है। जैसे पैराशूट है, पैराशूट आपके पास आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है ना, क्योंकि उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है।
ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कंसेप्ट जो है वो हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। कि जब आपके पास एक चीज़ है, जैसे ये पैराशूट है, पैराशूट जैसे ही आप खोलते हो, जब आपके पास पैराशूट नहीं खुलता तो आप इधर उधर गिरते हो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपका एक वेट होता है जो आपका नीचे डाउनवर्ड लग रहा होता है, वो आपको नीचे से जल्दी से खींचता है। जैसे ही आपने पैराशूट खोल लिया तो आपके पास पैराशूट पे एक फ़ोर्स लगती है जो कि होती है ड्रैग फोर्स। ठीक है, वो हवा की वजह से लगती है, वो ऊपर की तरफ होती है, वेट नीचे की तरफ होती है, दोनों बैलेंस हो जाती है। तो आप फिर ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होंगे तो फिर आप आराम आराम से उतरते हो, मतलब कि आप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुके हो। तो इसी तरह आपको पता है ये जो पर है वो भी आप गिराते हो तो वो आराम आराम से उतरता है, जैसे पैराशूट की तरह, क्योंकि उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है। बॉल तेज़ी से नीचे आती है, उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होती। तो सबसे पहला तो आंसर ये है कि आप बताओ कि टर्मिनल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो व्हेन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फीदर रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, सबसे पहले किसके पास वेलोसिटी आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी फीदर के पास, ड्यू टू लाइटर वेट, क्योंकि उसका वेट कम है और उसके पास उसका एरिया भी क्या है ज़्यादा। और जो बॉलिंग है वो ग्राउंड पे सबसे पहले आएगी, बिकॉज इट इज़ हैवियर, क्योंकि वो हैवियर एंड एक्सपीरियंस लेस रेजिस्टेंस अलाउ इट टू फॉल फास्टर, उसके पास रेजिस्टेंस भी कम लग रही है जो इसको तेज़ी से फेंकेगी। ये जो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर लग रही है ये कम लग रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से नीचे आता है। इसके ऊपर बेसिकली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लग रही होती है और ये बराबर की लग रही होती है, इसलिए फिर आराम आराम से आता है। लेकिन बॉल पे ड्रैग फोर्स कम लगती है, इसलिए वो तेज़ी से नीचे गिरती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई डू आइस टेक्स एफर्टली स्लाइड ऑन एस। जितने भी आइस टेक्स होते हैं आपने देखा कि जो आइस पे स्लाइडिंग करते हैं वो एक शूज़ पहन के कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो इतनी आसानी से कैसे आइस के ऊपर स्लाइडिंग कर लेते हैं, और वाइल जबकि नॉर्मल जूते अगर हम जो घरों में पहनते हैं उससे हम स्लिप हो सकते हैं, लेकिन आइस के शूज़ पहनने से स्लिप क्यों नहीं होते हम। अब इसके सबसे पहले मैं आपको रीज़न दे देती हूँ। आपके जो जूते होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे शेप के होते हैं, मतलब ऐसे कुछ होते हैं, वो नुकीली शेप होती है। जब वो नुकीली शेप होती है तो वो जैसे ही पानी बर्फ़ के ऊपर जाती है ना तो बर्फ़ को थोड़ा सा वहाँ से क्रैक करके ना पानी निकाल लेती है। फिर वो पानी जो होता है ना वो फैलता रहता है और उस पानी की वजह से वो ऐसे आराम से मूव कर सकता है, जबकि नॉर्मल शूज़ होता है वो पानी नहीं निकाल सकता। तो जब वो पानी नहीं निकालेगा तो हम फिर स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके शूज़ होते हैं उनमें थोड़ी छोटी सी ब्लेड की तरह नुकीली चीज़ होती है, वो क्या करती है, बर्फ़ को थोड़ा सा क्रैक करके उसमें अंदर से थोड़ा सा पानी निकालती रहती है। फिर जैसे हल्का हल्का सा पानी निकलता रहता है बाहर, तो इसकी वजह से उसको जो होता है वहाँ से मूव करना चलना आसान हो जाता है, भाग भी सकते हैं वो। ठीक है, बस रनिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास, और आसानी से वो चल सकते हैं। लेकिन जो आपके नॉर्मल शूज़ होते हैं वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि पानी निकाल सके, तो उनमें ब्लेड नहीं होता, जब वो पानी नहीं निकलता तो इसलिए वो स्लिप कर जाते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि आई स्टॉक है वो पॉइंटेड शेप, उसकी पॉइंटेड शेप होती है, वही ठीक है, नोकीली सी शेप होती है, एंड अ स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर उसकी देखो उसकी शेप भी क्या होती है, नोकीली, तो उसका यहाँ पे अगर आप देखो बर्फ़ के साथ कॉन्टैक्ट क्या है, कम। जब कॉन्टैक्ट कम है तो फिर फ्रिक्शन क्या होगी, कम। ये चीज़ें हमने जब टॉपिक पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर आपके पास फ्लैट जूता है या आपका नॉर्मल जूता है, इसका इस सरफेस के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट है ना, इतना एरिया इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतनी फ्रिक्शन होगी। अगर इसका नोकीली से जूते होते हैं तो छोटा सा हिस्सा से फर्श के साथ टच हो रहा होता है, तो एरिया कॉन्टैक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम। सबसे पहले तो ये रीज़न है कि इनकी पॉइंटेड शेप होती है और इनका स्मॉलर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है। दे फंक्शन एज अ ब्लेड, एंड इसके अलावा ये एज अ ब्लेड की तरह काम करते हैं, और छोटी सी पानी की जो थोड़ा सा लेयर होती है वो निकाल देते हैं बाहर। जबकि फ्लैट शूज़ जो होते हैं वो डो नॉट वर्क एज अ ब्लेड, वो ब्लेड की तरह काम नहीं करते, एंड नो वाटर इज़ प्रोड्यूस, और कोई पानी नहीं निकालते बाहर। सो आइस रिमेन सॉलिड, तो वो सॉलिड की तरह ही रहती है जब हम नॉर्मल शूज़ पहनते हैं। लेकिन जब ये वाले पहनते हैं तो ये थोड़ा सा पानी बाहर निकाल देती है, दिस लीड टू स्किडिंग। ठीक है, और जब हम नॉर्मल शूज़ पहनते हैं वो पानी नहीं निकालते, जिसकी वजह से हम स्किड कर सकते हैं, बिकॉज फ्लैट शूज़ हैव लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा और फ्रिक्शन भी ज़्यादा, और वो पानी भी बाहर नहीं निकालता। और जो दूसरे वाले शूज़ होते हैं वो उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी कम होती है, और वो उसके अलावा एज अ ब्लेड भी काम करता है और हल्का सा पानी भी बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं। वो यहाँ पे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो फ्लैट टायर्स होते हैं उनमें जो आपके पास उनको उन कार को धक्का देना जो होता है वो आसान होता है, और उसके अलावा उनकी फ्रिक्शन जो होती है टायर और रोड के दरमियान क्या होती है, जब आपके पास टायर जो है वो बिल्कुल फ्लैट हुआ है। इन्फ्लेटेड मतलब कि फूला हुआ टायर, और फ्लैट टायर जिसमें से हवा निकली हुई हो। तो जब आपकी हवा निकली होती है गाड़ी को धक्का देना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ ईजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर देन ऑन इन्फ्लेटेड वन। इन्फ्लेटेड कहते हैं फूला हुआ। तो बिकॉज क्योंकि एक तो रीज़न है डिफॉर्मेशन, क्योंकि फ्लैट टायर्स होते हैं उसकी देखा आपने शेप चेंज होती रहती हैं, क्योंकि उसमें से हवा निकली हुई है तो वो चेंज करता रहता है शेप मोर इजीली, अलाउइंग देम टू स्लाइड, जिसकी वजह से वो आगे घसीटता रहता है।
ठीक है। इंस्टेड ऑफ ग्रिपिंग द रोड, उसकी रोड के साथ ग्रिप नहीं होती, विच मीन्स इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, रुकावट कम होती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि जो फ्लैट टायर्स होते हैं उनका जो होता है, अगर आप देखो आपके पास एक इन्फ्लेटेड टायर है, उसका जो ये होगी ना रोड, इसके साथ सिर्फ इतना सा एरिया कॉन्टैक्ट में है, जबकि आपके पास जो हवा वाला टायर होता है वो ऐसे करके उसकी कोई भी शेप बनती रहती है, ऐसे बन जाती है ना, तो आप देखो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा है। तो इसका एरिया देखो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इसका एरिया जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो है कम। तो फ्लैट टायर्स जो होते हैं वो उनका मोर कॉन्टैक्ट होता है रोड के साथ, दे डू नॉट ग्रिप वेल, इस वजह से उनकी जब आप देखो जब उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो वो ग्रिप नहीं करते अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड स्कूल बस, आपकी जो स्कूल बस होती है उनमें बहुत ज़्यादा रश होता है, जब आप उसमें खड़े हुए होते हैं, विच स्टैंड्स वुड प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग पुश्ड ओवर लेग्स जॉइनिंग और लेग्स स्प्रेड। वो कह रहे हैं कि अगर आप टांगे खोल के खड़े होगे उससे आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको गिरने से बचाएगा, धक्का नहीं पड़ेगा, या अगर आप अपनी टांगों को जोड़ के खड़े होगे बिल्कुल क्रॉस करके, तब आपको धक्का नहीं पड़ेगा। इसका आंसर ये है कि जब आप अपनी टांगों को खोल के खड़े होगे, ऐसे खोल के खड़े होगे, तो आपका जो है अब ठीक है, इसके रीज़न पता है क्या है कि आपका जो ग्रेविटी है ना, ये आपके घुटने का जो जॉइंट होता है वो आपका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो ज़मीन के करीब हो गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली आपका क्या हो जाता है, कम। जब आप टांगे बिल्कुल जोड़ के खड़े होगे ना, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं बन रहा होगा। ठीक है, आपकी टांगे ऊपर है ना, जब आप खोल के खड़े होते हैं तो आपकी टांगे थोड़ी सी नीचे झुकती हैं ना, आप खोल के देखना ट्राई करना, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कम हो जाता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तब आपका घुटना ऊपर जा रहा होता है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता है स्टेबिलिटी कब अच्छी होती है, जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़मीन से नीचे के करीब हो। जितनी भी रेसिंग कार होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों रहती हैं, देखो वो इतनी ज़्यादा टर्न्स लेती हैं लेकिन उलटती नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी होती हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे कम होता है, इसीलिए उनके जो उलटने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो इसी तरह जब आप टांगे खोल के खड़े होगे, आपका घुटना थोड़ा सा नीचे होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के नीचे करीब होगा, तो आपको वो धक्का लगने के चांसेस कम होते हैं। स्टैंडिंग विद योर लेग्स स्प्रेड अपार्ट, जब आप टांगे खोल के खड़े होगे, इज मोर स्टेबल ऑन अ क्राउडेड बस, तो वो आपके पास क्राउडेड बस में सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन होती है। दिस पोजीशन मेक इट हार्डर फॉर यू टू बी पुश्ड ओवर, बिकॉज इस पोजीशन पे अगर आप खड़े होगे तो बहुत ही मुश्किल से आपको कोई धक्का पड़ेगा, बहुत कम चांसेस है। बिकॉज इट लोअर योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो गया, एंड गिव यू अ वाइडर बेस, और आपका जो बेस एरिया जो है बेसिकली वो भी आपका बढ़ गया। इफ़ योर लेग्स आर टुगेदर, अगर आप अपनी टांगे खोल के खड़े होगे, इट इज़ ईजियर टू लूज बैलेंस, तो तब आपके अगर आप अपनी टांगे क्लोज करके खड़े होगे तो आपके लिए मुश्किल होगा अपना बैलेंस कंट्रोल रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाई मूविंग बाईसाइकिल इज ईजियर टू बैलेंस, क्यों जो चलती हुई साइकिल होती है उसको बैलेंस करना आसान होता है। रिलेट दिस टू द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोमेंटम मोशन। अब इसका क्वेश्चन पता क्या है कि जब आप साइकिल को चला रहे होते हो गोल गोल, ऐसा आपकी साइकिल सीधी सीधे ही क्यों चलती रहती है? ठीक है, मतलब कभी वो गिरती क्यों नहीं है? जितनी साइकिल चलाते हो आप उतनी ही आपका बैलेंस अच्छा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके पास स्पिनिंग व्हील, आपके पास साइकिल का जो पहिया है, जब वो घूमता रहता है तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम बनता है। ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है फिर आपके पास आपकी साइकिल को गिरने नहीं देता, आपकी साइकिल को सीधा रखता है। जब आपका जो पहिया होता है वो घूमता है, उसकी वजह से क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम। वो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली आपकी साइकिल को सीधा चलाता है, इधर उधर गिरने नहीं देता। अब जितनी तेज़ पहिया चलता है उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम बनेगा और उतना ज़्यादा आपकी साइकिल जो होगी वो स्टेबल होगी। ठीक है, इसीलिए अगर आपने एक कोट भी है कि अगर आपने अपने आप को स्टेबल रखना है तो साइकिल की अपनी जो साइकिल है उसके पहिए को चलता रहने दो, क्योंकि जितना ज़्यादा वो चलता रहेगा उतनी आपकी ज़िंदगी स्टेबल रहेगी। बिकॉज स्पिनिंग व्हील क्रिएट एंगुलर मोमेंटम, जब से ही पहिया घूम रहा है तो वो क्या बना रहा है? एंगुलर मोमेंटम बना रहा है। दिस एंगुलर मोमेंटम रेजिस्ट चेंज इन देयर ओरिएंटेशन, और ये एंगुलर मोमेंटम जो है फिर रोकेगा कि साइकिल की जो इधर उधर ना गिरे, उसकी ओरिएंटेशन में चेंज ना आए, एंड हेल्प कीप द बाईसाइकिल या बाइक अपराइट, और उसको बिल्कुल सीधा चलाता रहता है। द फास्टर द व्हील स्पिन, जितना ज़्यादा जो व्हील है वो तेज़ी से घूमेगा, द स्ट्रॉन्गर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इज़, उतना ज़्यादा आपकी जो साइकिल है वो स्टेबल होगी। मेकिंग इट ईजियर फॉर राइड टू मेंटेन बैलेंस, और हमारे लिए जो राइड करना है वो आसान होगा। अब अगला है कि वाई अब मूविंग बाईसाइकिल इज वाई इज अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप अनस्टेबल एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन अ पॉइंट। वो कह रहे हैं जब ये पेन है, अगर आप इसकी टिप पे इसको खड़ा करते हो तो अगर मैं छोड़ूंगी फ़ौरन गिरेगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। वो कह रहे हैं कि अगर एक पेंसिल अपनी टिप पे खड़ी हुई तो अनस्टेबल क्यों है? अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप इज अनस्टेबल बिकॉज इट हैज़ अ हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब वो ऐसे बिल्कुल खड़ी हुई है तो आप देखो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ज़्यादा है। तो एक तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास
पास जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके अलावा ये बिल्कुल टिप पे खड़ी हुई है, टिप का एरिया क्या है बहुत छोटा सा है, तो इसका एरिया भी क्या है कम। कोई भी चीज़ स्टेबल सिर्फ उस वक्त होती है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कम हो और उसका एरिया ज़्यादा हो। जैसे हमने टांगे खोली थी तो हमारा जो एरिया था वो यहाँ से, ये आपने टांगे खोली थी, आपका एरिया बढ़ गया था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया था कम, इसलिए आप स्टेबल पे गए थे। जब आपने पेंसिल को इस तरह टिप पे खड़ा कर दिया तो इसका टिप का देखो एरिया बहुत छोटा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बड़ा हो गया है। तो जब वो उल्टी चीज़ें हो गई हैं उससे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन, और फॉर ऑब्जेक्ट टू बी स्टेबल इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्टेबल होना है तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कम होना चाहिए और एरिया जो है उसका लार्ज होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाइल ड्राइविंग व्हाट हैपन्स इफ द ड्राइवर टेक द कार टू फास्ट। अगर कर्व टू फास्ट, अगर एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है और कहीं पे कर्व आया वो उसको बहुत तेज़ी से लेगा तो फिर क्या होगा, और वहाँ पे वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम है और किस तरह से स्किडिंग होगी। अब आप देखो आपके पास ये कर्व है, ठीक है, अब ये आपके पास कर्व है, यहाँ से ड्राइवर ने अगर यहाँ से जब एक गाड़ी मूव करती हुई जाएगी ना तो उस गाड़ी को एक तो यहाँ पे मूव करने के लिए ना फोर्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखो इसने सर्कल में एक किस्म का मूव करना है, एक किस्म का इसने क्या करना है, सर्कल में मूव करना है। तो सर्कल में मूव करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो वही चीज़ जो कौन सी फोर्स है जो सर्कल में मूव करवाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इसको मूव करवा चुके। पर अगर वो बहुत तेज़ी से टर्न लेगा तो इसका मतलब उसने एकदम से तेज़ी से टर्न लिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए जो इसको बिल्कुल तेज़ी से टर्न लेते हुए इसको बिल्कुल जो है वो जगह पे रखे, इसको बाहर ना जाने दे या ओवर टर्न या इसको फिसलने ना दे, यहाँ से इसको बिल्कुल सर्कुलर पाथ में रखे, सर्कल में मूव करवाए। तो हमें अगर हमने इसको तेज़ी से टर्न करवाया किसी ड्राइवर ने तो उसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आती क्या है, ये रोड है और ये गाड़ी इसके ऊपर चल रही है, इन रोड के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देती है और इसकी वजह से ये गाड़ी जो होती है किसी भी सर्कुलर पाथ में भी मूव कर जाती है, बेशक कर्व हो। लेकिन जब इस ड्राइवर ने तेज़ी से ही टर्न ले लिया है तो इसके और जो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है वो काफ़ी नहीं होगी कि वो हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। इसीलिए जब आप एकदम से ज़्यादा तेज़ी से टर्न लेते हो ना तो आपकी गाड़ी उलट जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, आराम आराम से लोगे तो आपको जो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो टायर से और रोड से मिल रही है वो इतनी काफ़ी होगी कि आपको इस तरह आराम आराम से रोटेट करवा सके, इस सर्कुलर पाथ में आपको लेके जा सके। लेकिन जब आपने एकदम से तेज़ी से टर्न ले लिया तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इतनी नहीं हमें मिलेगी, तो फिर जब वो ज़्यादा नहीं मिलेगी तो फिर हम सेंटर में रह ही नहीं सकेंगे। तो व्हेन अ ड्राइवर टेक अ कर्व टू फास्ट द कार नीड्स मोर फोर्स टू स्टे ऑन द कर्व। इफ़ द स्पीड इज़ टू हाई, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन जो है बिटवीन टायर्स एंड रोड वो इतनी काफ़ी नहीं रहेगी कि वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड उतनी जितनी हमने तेज़ी से टर्न लिया उसके लिए जितनी चाहिए उतनी वो हमें नहीं दे सकती। हाँ, इतनी दे सकती है कि आराम से मूव करो, आराम से जाओगे तो वो थोड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, इतनी वो हमें दे सकती है। लेकिन अगर आपने तेज़ी से टर्न ले लिया तो वो इतनी ज़्यादा हमें नहीं दे सकती, तो इसलिए हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो उलट जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 के कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग इन अ सर्कल। वो कह रहे हैं कि आपने एक धागा लिया हुआ है और उसके साथ आपने क्या बांधा हुआ है, एक बॉल बांधी हुई है और आपने उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हो। हाउ डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरी एज द बॉल। अब जैसे जैसे बॉल मूव करती रहेगी तो कैसे टेंशन जो होगी वो किस तरह से मूव करेगी और कौन सी फोर्स जो है इसमें इन्वॉल्व होगी। अब एक आपने धागा लिया हुआ है उसके साथ आपने बॉल बांधी हुई है, जैसे ही आप इस बॉल को सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करवाओगे ना तो साथ साथ टेंशन भी चेंज होगी, टेंशन यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमने देखनी है कि एज द बॉल मूव्स इन अ सर्कल, जैसे ही बॉल सर्कल में मूव करती है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरीज का मतलब होता है चेंज होते रहना। तो टेंशन भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। टेंशन वो फोर्स होती है जो इस स्ट्रिंग की वजह से, धागे की वजह से आ रही होती है। एट द टॉप द टेंशन इज लोवेस्ट, जो अगर हम बिल्कुल टॉप पे देखें तो टेंशन जो होगी वहाँ पे सबसे कम होगी। एंड ग्रेविटी हेल्प्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और हमें बेसिकली यह सर्कुलर पाथ मूव कर क्यों रही है, कौन सी जो सर्कुलर पाथ मूव करवाती है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। लेकिन इधर इस वक्त हमें कौन दे रही है, क्योंकि ये पत्थर चाह रहा है कि ये नीचे मूव करे ग्रेविटी में, तो ग्रेविटी की वजह से बेसिकली हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है और वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। अगर हम देखेंगे बिल्कुल जब ये टॉप पे गया है, यहाँ पे टॉप पे है, जैसे इस पोजीशन पे आ रहा है, ये इस पोजीशन पे जब आएगा मतलब ये टॉप पर है, तो अगर इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेंशन जो है वो सबसे कम है,
ठीक है। टेंशन यहाँ पे क्या है, कम या फिर लो है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेविटी। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से मिल रही है, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जैसे ही हम बॉटम नीचे आएंगे तो तब आपके पास देखो, अभी जैसे यहाँ पे आ जाएगा नीचे, अब तो ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे तो ग्रेविटी नहीं हो सकती, अब तो ये नीचे ही लटक रहा है। तो यहाँ पे फिर चीज़ कौन सी होगी, टेंशन आपके पास हाई होगी और ग्रेविटी आपके पास क्या होगी, लो। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, टेंशन। तो एट द बॉटम टेंशन वर्क एंड ग्रेविटी विद ग्रेविटी के साथ मिलकर टेंशन काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए, और टेंशन हाई होती है। तो फोर्सेज जो इन्वॉल्व है बेसिकली वो ग्रेविटी है, टेंशन है और सेंट्रीपिटल फोर्सेज है। टॉप पे आपके पास कौन सी फोर्स होती है, टेंशन जो होती है वो कम होती है और ग्रेविटी आपके पास ज़्यादा होती है। तो और जो आपके पास बॉटम होता है उसमें ग्रेविटी कम होती है और टेंशन ज़्यादा होती है, इसलिए मिलकर आपको सेंट्रीपिटल फोर्सेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड। अब आपने ये स्पीड वाला क्वेश्चन पढ़ा, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो ऑर्बिटल मोशन टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी ऑर्बिट को किसी भी ऑर्बिट को अर्थ के गिर्द फॉर एग्जांपल मूव करवाना है, ये अर्थ है, हमने इसके गिर्द क्या करवाना है, मूव करवाना है, लेकिन उसके लिए एक राइट स्पीड का होना ज़रूरी है। अगर हम उस स्पीड से ज़्यादा, जो बिल्कुल मैक्सिमम राइट स्पीड है, उससे ज़्यादा कर देंगे स्पीड, तो फिर क्या होगा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करने के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लेगा, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक राइट स्पीड से बहुत कम स्पीड कर देंगे तो फिर ये अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगा, फिर क्या घूमेगा ही नहीं, क्या कर जाएगा, अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल ठीक इसको स्पीड देंगे फिर ये पूरा सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। सर्कुलर पाथ में अगर इस स्पीड से, ये बिल्कुल राइट स्पीड हमने दी है तब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर इस राइट स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे देंगे तो वो इलिप्टिकल में मूव करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे। और अगर हम इससे कम दे देंगे तो मूव ही नहीं करेगा, ऑर्बिट की तरफ, अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन स्पेसिफिक स्पीड। उनके लिए ज़रूरी है स्पेसिफिक स्पीड को मेंटेन रखना, और वो तकरीबन कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर टू मैच अर्थ रोटेशन, ताकि वो अर्थ की रोटेशन के साथ अपनी मैच कर सके। क्योंकि अगर उनकी अर्थ रोटेशन के साथ मैच नहीं होगी इसलिए फिर वो अजीब शेप बनाता है। दिस इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन एंड, ठीक है। इसकी वजह से बेसिकली हम अब सैटेलाइट्स को भेजते क्यों है, ताकि हम वहाँ से सिग्नल्स वगैरह ले सकें, ठीक है, कवरेज कर सकें कम्युनिकेशंस के लिए, तो वो फिर हमें अच्छे सिग्नल्स वगैरह मिलेंगे।